हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसेंट्रिक लोडेड रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे अगर रिवेटेड जॉइंट का जिस पे इसेंट्रिक लोड लग रहा है। कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हमने किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर पे जॉइंट करना है तो किसके ग्रुप ऑफ रिवेट्स की हेल्प से करेंगे। ग्रुप ऑफ रिवेट्स मतलब कि नंबर ऑफ रिवेट्स, कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, जैसे कि 4 हो गए, 5 हो गए, तो वो डिज़ाइन के हिसाब से कितने रिवेट लगाने हैं तो उनको कहेंगे ग्रुप ऑफ रिवेट्स। तो अगर वो ग्रुप ऑफ रिवेट्स को हमको स्ट्रक्चर को जॉइंट करना है किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे, ठीक है, पर क्या हो रहा है, जो हमारा लोड है वो उनके सीजी से ना गुजर के दूसरे प्लेन से गुजर रहा है, दूसरे एक्सेस से गुजर रहा है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे लगा हुआ है लोड, ठीक है, उनके सीजी से ना गुजर के दूसरे पॉइंट पे लगा हुआ है। तो वो एक इसेंट्रिसिटी दर्शाता है, मतलब कि इसेंट्रिसिटी मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी डिस्टेंस पे हमारा लोड लगा है वो बताएगा इसेंट्रिसिटी, और उस लोड को हम कहते हैं इसेंट्रिक लोड। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है बाहर वाला और मैंने ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको इससे जॉइंट करना है, तो मैंने जॉइंट करने के लिए 4 ग्रुप ऑफ रिवेट्स मतलब 4 रिवेट्स मैंने ले लिए और उनको इसको जॉइंट कर दिया। ठीक है, तो और इन ग्रुप ऑफ रिवेट्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है इनके सेंटर पे आता है। ठीक है, बाइसिमेट्री, ठीक है, बाइसिमेट्री सेंटर पे आता है। अब जो लोड हमारा लग रहा है वो यहाँ लग रहा है इसके, ठीक है, दूसरे प्लेन पे लग रहा है, दूसरी एक्सेस पे लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना लग के दूसरे साइड पे लग रहा है। तो कितनी इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, ई पे, ई डिस्टेंस पे लग रहा है, इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। तो ये लोड क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक लोड। प्लेन सेम है, पर लोड लगने की जो एक्सेस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना गुजर के दूसरे साइड से गुजर रही है, दूसरी तरफ से गुजर रही है, तो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक लोड हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी यार, है नहीं। चलिए, ना समझ में आई तो बताना, कमेंट करना, ठीक है, हम हैं तो ये हो गया। अब बात हो गई ये, अब क्या होता है कि अब कितने स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम इसेंट्रिक लोड लेड रिवेटेड जॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, केवल यही इसी के ऊपर डिजाइन करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि है तो बहुत सारे। अब रिवेटेड जॉइंट है, लोड इसी टाइप का थोड़ी लगेगा, और भी टाइप के लोड लग सकते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, इसलिए मैं ये अलग करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे मिलता जुलता है ये एक ही जो क्या कहते हैं पूरा डिजाइन होगा, इस पे पूरा प्रोसेस होगा। इसी पूरे प्रोसेस में आपको और भी क्वेश्चंस निकालने आ जाएंगे अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे, तो ये चीज़ समझाएंगे बढ़िया से। ओके, ये हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहली बात, कितनी इसेंट्रिसिटी है, पहला पॉइंट, कितनी इसेंट्रिसिटी है, कितना लोड लगा हुआ है, पी लोड लगा हुआ है, ठीक है, पी लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर चलो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि जो ये ग्रुप ऑफ रिवेट्स हैं, ग्रुप ऑफ रिवेट्स, इनका सीजी यहाँ पर है। बाई सिमेट्री आपको यहाँ सिमेट्री दिख रही है ना। अब ये हम यहाँ इसमें ये भी मान के चलते हैं जो रिवेट्स है ना हमारे, वो सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ के हैं, मतलब उनका जो डायमीटर है वो सेम साइज़ का। अगर हम, ठीक है, जो रिवेट्स हमारे सेम साइज़ के हैं, कोई साइज में डिफरेंस नहीं है, तभी तो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आएगा। अगर साइज इनका डिफरेंट होता ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नहीं आता, फिर निकालना पड़ता, ठीक है। और अगर अभी तो ये 4 रिवेट है, अगर 5 होते तब तो यहाँ, तो अगर एक यहाँ होता तब तो यहाँ नहीं आता, तो निकालना पड़ता कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये निकालना पड़ता। तो भाई, तो वो निकालने के लिए आपको पता है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, वो कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का किसी भी, तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे मान लो ये ऐसे, ये एक्स एक्सेज हो गई, ये वाई एक्सेज हो गई, ठीक है। तो मैं इसी को ले रहा हूँ, एक रिवेट मेरा यहाँ है, एक रिवेट मेरा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 हो गए, 4 रिवेट लगा दिए मैंने। तो मैंने जो सेंटर माना है ना, इस वाले रिवेट का सेंटर माना है, इसका यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है, एक्स बार A1 A, रुको,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। A1, A2, A3, A4 आर द एरिया ऑफ द रिविट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिविट। A1, A2, A3 और 4 आर द एरिया ऑफ द रिविट। मतलब कि अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है और इसका A4 है, ठीक है। और ये x1 y1 डिस्टेंस पर है, ये है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 और ये x4 y4। ये मैंने माना है कि ये इतने इतने डिस्टेंस पर है। तो x बार क्या होगा, x बार क्या है, x बार और y बार इज द coordinates of the CG। x1 y1 are coordinates of rivet 1, x2 y2 coordinates of rivet 2, x3 y3 coordinates of rivet 3 और x4 y4 coordinates of rivet 4। तो x बार कैसे निकालते हैं, आपको पता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4, यही तो फॉर्मूला है निकालने का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे तो निकालते हैं। और y बार कैसे निकालोगे, A1 y1 A2 y2 A3 y3 प्लस A4 y4 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। एरिया A1 A2 A3 तो सबके बराबर है, A1 A2 A3 A4 ये तो सबके चारों के इक्वल हैं, क्योंकि मैंने कहा सब सेम साइज के हैं, है नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करोगे A1 A2 A3 सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल हैं। और x1 क्या है, x1 क्या है, और ये देखो ये जो है ना, मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ ओरिजिन O, और इस ओरिजिन से सारे डिस्टेंस निकालो। तो ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन माना है, ठीक है। ये क्या है मेरा ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन है। और मैं ये मान रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ से इसकी विड्थ मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं मान रहा हूँ P, ठीक है। ये मैंने P मान लिया, ये B मान लिया, ठीक है। ये तो सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, उस हिसाब से आप ये निकाल लोगे। x बार और y बार कितना डिस्टेंस पर है, x बार y बार कितना डिस्टेंस, अगर इसको b मान लो, इसको p मान लो, तो ये पता क्या निकल के आएगा, x बार y बार। यहाँ से x बार y बार क्या निकल के आएगा, x बार निकल के आएगा by2 और p क्या, और y बार क्या निकल के आएगा py2। अगर मैं इसको d मान लूँ, चलो डेप्थ कर लेते हैं d, ठीक है, b और d। तो x बार y बार क्या निकल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या निकल गया है, by2 और dy2। ये b हो गया, ये d हो गया, तो सेंटर ऑफ कहाँ, by2 dy2, क्योंकि सिमेट्री है तो by2 dy2 हमको दिख रहा है। पर अगर सिमेट्रिक ना होते, तो वैसे होते तो ये फॉर्मूला है ही आपके पास। x1 x2 x3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस में किसके, 1 2 3 4 जो रिविट है, और y1 y2 y3 y4 कोऑर्डिनेट्स इन द y एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स इन द y एक्सिस ऑफ रिविट्स 1 2 3 4, ठीक है। तो वहाँ से हमारा CG का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं x बार y बार। पहली बात ये हो गई। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स की हमारा CG कहाँ है, ठीक है, हमारा CG कहाँ है, सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारी इसेंट्रिसिटी P से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये, फिर दूसरा नंबर पे हम देखेंगे कि हमारा इसेंट्रिसिटी कितना है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी कितना है, ओके। पहले तो ये निकाल दोगे आप, फिर हम देखेंगे कितना इसेंट्रिसिटी है, ओके। फिर हम देखेंगे, अब फिर हम क्या करना है, अब देखो
अगर मैं इस पे ये देखो P फोर्स लग रहा है, इस पे इसेंट्रिक लोड कितना लग रहा है, P लग रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं इस लोड को इसके, अब क्योंकि मुझे ये लोड यहाँ लग रहा है, अब मैं इसके लोड को अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र करता हूँ। इक्विवेलेंट लोड इसी का, अगर ये लोड, मतलब ये बात समझो कि ये लोड अगर मैं इसको हटा दूँ, ये लोड इस पे लगा हुआ है, तो ये लोड यहाँ पे कौन कौन से इफ़ेक्ट करेगा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कौन कौन से लोड लगाएगा। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट यहाँ लूँ, ये इसी लोड को यहाँ ट्रांसफ़र करूँ, इसी लोड को यहाँ ट्रांसफ़र करूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो कौन कौन से लोड आएंगे। सबसे पहले आएगा एक सेम लोड, तो अगर मैं इसको मान लूँ P1 मान लूँ, और P1 के मानूँ, P मानूँ, क्योंकि यही लोड यहाँ पर आएगा। मैंने क्या करा कि इसी लोड P को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया CG पे। तो जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो कौन कौन से लोड आएंगे, एक तो लोड P आएगा, और क्या आएगा, और एक आएगा मोमेंटम, जिसे हम कहेंगे PE। E क्या है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो मतलब कि एक लोड आया P और एक आया मोमेंटम, दो आए। अब इसको हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं, इसको हटा दिया, इसको कोई यूज नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला लोड यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो जब मैं ये वाला लोड यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो एक लोड आया P सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और एक मोमेंटम आया PE। अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो चाहे, लो हटा दिया। अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि मैंने ये वाला लोड यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, क्योंकि जो ये लोड है, जो ये चारों ग्रुप ऑफ रिवेट्स हैं, इनका CG कहाँ है, यही तो है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा वही इफेक्ट इन चारों पे भी पड़ेगा, समझे। इसी के इफेक्ट की वजह से चारों पे इफेक्ट आएगा। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो इफेक्ट आया, इसी की वजह से चारों पे आएगा वही चीज़, ठीक है। तो मैंने ये हटा के यहाँ कर दिया, बात एक ही है। अब क्या करना है हमको, तो भाई जो ये लोड P है, ये वाला जो लोड P आया है, इस लोड P की वजह से इन चारों रिवेटों पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ 4 रिवेट वही वाले, ये बना दिया, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या इफेक्ट आएगा कि ये जो P है ये चारों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा इक्वली डिवाइड भाई, क्योंकि इक्वली P लोड है और जो रिवेट है वो सब सेम साइज़ के हैं, और जो P है वो इक्वली डिस्टेंस पर है सबसे। अब मैं मान लेता हूँ, ऐसे मैंने वर्ड, अब मैं मान लेता हूँ कितनी डिस्टेंस पर है इसके, ये है R1 डिस्टेंस पर, ये है R2 डिस्टेंस पर, ये है R3, और ये है मान लो R4, और यहाँ पर जो R1 इक्वल्स टू R2, R3, R4 सब इक्वल है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा लिखा, ठीक है। तो P जो लोड है वो चारों रिवेटों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसी के डायरेक्शन में ये हो जाएगा, इसको हटाओ, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये तो दिखाने के लिए करा, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा घिचपिच ना हो, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस पे है सबसे पहले, ठीक, ये हो गया, ये ओके। तो यहाँ पर क्या कौन सा लोड आया, ये जो लगा Py4 आया, Py4 आया, Py4 आया और Py4 आया, चारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए Py4 Py4। चलो P की बात तो हो गई। अब जो ये PE है, जो ये PE है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा भाई, ये मूवमेंट कर रहा है तो ये भी भाई रोटेट करेंगे। अब जब भाई CG रोटेट कर रहा है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा उन ग्रुप ऑफ रिवेट्स का रोटेट कर रहा है, तो वो जो चारों रिवेट है वो भी तो भाई रोटेट करेंगे, है नहीं, तो वो रोटेट करेंगे। अगर मैं मान लूँ ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो सेंटर यहाँ है, तो ऐसे करके, क्योंकि भाई रोटेट करेंगे
कैसे रोटेट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसके सेंटर ये और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे तो रोटेट होता है भाई, समझ रहे हो ना। इसके रोटेशन की डायरेक्शन का क्या होगी, लाइन, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसके सेंटर के बीच जो बीच की जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इसके रोटेशन की डायरेक्शन होगी। ऐसे ही ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ही ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये लाइन और इसके परपेंडिकुलर, यही तो रोटेशन की डायरेक्शन होती है नहीं। तो मतलब कि ये देखो ये, हाँ, अब इसमें मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले जो P लोड लगा, तो ये क्या लग रहा है, प्राइमरी शियर फोर्स। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी शियर फोर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी शियर फोर्स, सब प्राइमरी शियर फोर्स कहते हैं, जो ये P/4 है। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी शियर फोर्स। शियर फोर्स क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि शियर फोर्स कब लगता है, जब किसी की एक्सेस के परपेंडिकुलर हम लोड लगाते हैं। ये रिविट है, अगर मान लो ये रिविट की एक्सेस है, ये रिविट है, ये रिविट का सैंक है। अगर मैं अब ये इसकी एक्सेस है, ये इसकी एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर अगर मैं लोड लगाऊं इसकी एक्सेस के, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा शियर फोर्स। तो जो ये P आया है, इनमें कौन सा लोड लगा है, शियर फोर्स, तो मैं इसे कह रहा हूँ प्राइमरी शियर फोर्स। और जो ये मोमेंटम आया है, तो ये मोमेंटम की वजह से कौन सा फोर्स आएगा, वो भी ये आएगा सेकेंडरी शियर फोर्स। इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी शियर फोर्स, क्योंकि ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या कौन सा फोर्स आता है, शियर फोर्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, सेकेंडरी शियर फोर्स। अगर अलोंग आता तब नहीं कहता, तब तो टेंसाइल फोर्स हो जाता। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो शियर फोर्स। तो मैं इसको क्या कहूँगा, सेकेंडरी शियर फोर्स। तो ये PS4 हो गया, नहीं ये रिविट 1 है, ये रिविट 2 है, ये रिविट 3 है, ये रिविट 4 है। तो ये हो गया PS3, ये हो गया PS2, ये हो गया PS1 और ये हो गया PS4। तो यहाँ पर 2 शियर फोर्स आ रहे हैं। मतलब एक रिविट पर, अगर मैं एक सिंगल रिविट की बात करूँ तो कौन कौन से शियर फोर्स आ रहे हैं, एक प्राइमरी शियर फोर्स, एक सेकेंडरी शियर फोर्स। मतलब दोनों शियर फोर्स ही आ रहे हैं, दोनों शियर फोर्स ही आ रहे हैं। अब ठीक है, आ गए शियर फोर्स दोनों। तो भाई वो निकालना भी तो है, कैसे निकालोगे, ये भी तो देखना होता है ना, निकालना भी तो होता है। तो देखो प्राइमरी शियर फोर्स तो मैंने बता दिया, कैसे निकालेंगे, P/4, ये आ गया। अब सेकेंडरी शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सेकेंडरी शियर फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या, अब भाई ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम कितना है, लगा है PE, लगा नहीं लगा है PE। अब ये मोमेंटम किसके इक्वल होगा, चारों रिविट पे जो मोमेंटम लग रहा है उसके इक्वल होगा। तो मान, अब भाई ये है R4, ये R2, ये R1, ये R3, नहीं ये R4, ये R3, रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस चारों रिविटों पे मोमेंटम लगा रहा हूँ, तो इस पे कितना है PS1 R1, सेकेंड रिविट पे कितना है PS2 R2, थर्ड रिविट पे कितना है PS3 R3, फोर्थ पे कितना है PS4 R4। यही आया, ठीक है। तो अब देखो R1 R2 R3 R4, ठीक है, क्या है, इक्वली डिस्टेंस पर है सब। R1 = R2 = R3 = R4। हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक अजम्पशन है इसमें कि जो सेकेंडरी शियर फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपने मतलब कि जो सेकेंडरी शियर फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ द CG एंड सेंटर ऑफ द रिविट। क्या होता है,
जो सेकेंडरी शियर फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लेके चलते हैं आर के, मतलब ठीक है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द ग्रुप ऑफ रिविट्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ रिविट। मतलब कि अगर मैं इस रिविट की बात करूं नंबर 2 की, तो इसका सेकेंडरी शियर फोर्स क्या है? PS2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 के, समझ गए। और ऐसे ही अगर मैं PS1 की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के। PS4 की बात करूं तो जो ये डायरेक्टली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R4 के, ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। तो और R1, R2, R3, R4 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द ग्रुप ऑफ रिविट्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ द रिविट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो R1, R2, R3, R4 चारों के चारों इक्वल हैं। R1, R2 और R3, R4 चारों इक्वल हैं क्योंकि CG सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ रिविट्स हैं ये सिमेट्रिक है और इक्वी डिस्टेंस पे है किससे? CG से। अगर ऐसा ना होता, 4 रिविट की जगह 5 रिविट होते, तब उस केस में R1, R2, R3, R4 तो इक्वल होते नहीं। पर उस केस में भी मैंने क्या कहा कि उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने रेडियस के वो पर्टिकुलर रिविट। अगर 5 रिविट होते तो PS5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता R5 के, पर उस केस में चारों इक्वल नहीं है, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R5 के रहता। पर यहाँ पर क्या है? चारों इक्वल हैं, तो इसका मतलब अगर R1, R2, R3, R4 चारों इक्वल हैं तो PS1 और PS2 जो सेकेंडरी शियर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये भी चारों इक्वल होंगे। समझ गए? बात समझ आ गई? तो ये ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अब भाई हमको प्राइमरी फोर्स तो मिल गया, प्राइमरी शियर फोर्स हमको मिला हुआ है क्योंकि हमको P तो पता है ना, हमको लोड P तो पता है ना। तो लोड P जो पता है तो PP से तो Py4 करेंगे, प्राइमरी शियर फोर्स हमको मिल गया। अब हमको सेकेंडरी शियर फोर्स निकालना है। अब देखो डिजाइन करना है हमको। डिजाइन में क्या करना है? हमको निकालना है कि डायामीटर रिविट का कितना है। रिविट का जो डायामीटर है, जो सैंक है रिविट का, उसका जो डायामीटर है वो कितना है। तो एक पर्टिकुलर रिविट की बात लेके चलेंगे हम। तो एक पर्टिकुलर रिविट के लिए मैंने प्राइमरी शियर फोर्स निकाल दिया। अब उसी रिविट के लिए मैं सेकेंडरी शियर फोर्स निकाल दूंगा। एक रिविट के लिए, किसी भी रिविट के लिए ले लो। तो मैंने पहले वाले रिविट PS1 को लेके चल दिया। तो यहाँ से मुझे PS1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे P की वैल्यू निकाल दी तो PS1 की वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है। अब PS1 की वैल्यू निकालूंगा तो PS1, PS2, PS3, PS4 सारे के सारे इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो PS1 की वैल्यू निकालें तो PS1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो यहाँ से निकलेगी। कैसे निकलेगी? अब P हमको पता है, इसेंट्रिक लोड तो हमको पता है, इसेंट्रिसिटी भी हमको पता है। तो PS1, अब आपको पता है PS1, PS2, PS3, PS4 सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है। PS1, PS2, PS3, PS4 सारे इक्वल हैं। तो मैं अगर इन सब में से PS1 कॉमन ले लूँ, कोई बात नहीं है, नहीं PS1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? R1, R2, R3, R4, क्योंकि मैं PS2 की जगह PS1 रख दूंगा, PS3 की जगह PS1 रख दूंगा, PS4 की जगह PS1 रख दूंगा, PS1 कॉमन ले लिया, ये बचा, ठीक है। R1, R2, R3, R4, ठीक है। अब R1, R2, R3, R4 भी सब है नहीं इक्वल है, सारे के सारे इक्वल है। तो क्या करेंगे? तो PS1 R1 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम PS1 R1 हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तब क्या होता? तब आप कैसे करते? अगर इक्वल नहीं होता तब क्या करते? तब ये करते। तब इक्वल नहीं होता तो क्या करते फिर? फंडा तो वही है ना, इक्वल नहीं होता तो ऐसे ही निकालते फिर, है नहीं, जैसे यहीं पर ही वैल्यू रखते डायरेक्ट, और सबकी वैल्यू आपको पता होती है। R1 की वैल्यू पता होती है, R2 की वैल्यू पता होगी, R3 की, R4 की, सबकी वैल्यू पता होगी।
ठीक है। और PS1 PS2 की वैल्यू भी आपको, और उस केस में PS1 PS2 PS3 4 भी निकालने के लिए आपको दिया होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम PS1 निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से PS1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब PS1 और PS2 PS3 PS4 सारे इक्वल हैं। अब यहाँ से अब देखो दो लोड आ रहे हैं, प्राइमरी शियर फोर्स सेकेंडरी शियर फोर्स, दो आ रहे हैं। तो एक क्या बन गया, तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा भाई, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि PS देखो दो लोड आ रहे हैं, एक शियर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो और दूसरे नंबर वाले रिवेट में एक इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तीसरे वाले में इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा वाला लें, तो वो कौन सा वाला लेंगे, वो वाला लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लग रहा होगा, जो जिसका रिजल्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगा, जिसका रिजल्टेंट शियर फोर्स मैक्सिमम होगा वही तो लेंगे, है नहीं, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा शियर फोर्स मैक्सिमम आएगा वही जल्दी फेल होगा, उसी के जल्दी फेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड लग रहा है, उस पर ज़्यादा शियर फोर्स लग रहा है। तो भाई हम तो यही देखते हैं ना कि कौन सा वाला चेक, मतलब कि कौन से वाले पे ज़्यादा शियर फोर्स ज़्यादा लग रहा है शियर फोर्स, तो वो वाला जल्दी फेल होगा और वो वर्स्ट रिवेट होगा हमारे लिए। तो ये चेक करेंगे ना, तो किस में रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है। अब देखो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म वाले इक्वेशन से। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर रिजल्टेंट, अब देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर वाले से। तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, जैसे अगर मैं रिजल्टेंट को R मैक्स ले लूँ तो क्या होता है, PP का स्क्वायर, P क्या है प्राइमरी शियर फोर्स, प्लस सेकेंडरी शियर फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2PP कॉस थीटा। ऐसे तो निकालते हैं रिजल्टेंट जब वेक्टर टाइप का फॉर्म हो गया ना, ये एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में, और इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल में अगर थीटा मान लूँ, ठीक है, इसके बीच का भी एंगल है, यहाँ भी एंगल बना हुआ है, यहाँ भी एंगल बना हुआ है नहीं। तो PP थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द प्राइमरी शियर फोर्स और सेकेंडरी शियर फोर्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं वेक्टर वाले फॉर्म में। तो भाई जिसका कॉस थीटा सबसे ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि PP तो सबका सेम है, PS भी सबका सेम है। अब जिसका कॉस थीटा सबसे ज़्यादा होगा वही उसी पे सबसे ज़्यादा R मैक्स होगा, उसी पर सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो किसका सबसे ज़्यादा होगा कॉस थीटा की वैल्यू cos 0 1, मतलब कि जिसका थीटा सबसे कम होगा, जिसका थीटा सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा उसका R मैक्स आएगा। तो थीटा सबसे कम किसका है भाई, इसका कितना है थीटा, ये कितना एंगल बना रहा है, ये तो थीटा बहुत ज़्यादा है। ये कितना है, इसका प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, थीटा ज़्यादा है। इसका प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, थीटा इसका, मतलब इन दोनों का थीटा सेम है। इसका जितना थीटा है इसका भी उतना ही थीटा है, समझ गए, जिसका इतना थीटा है उसका भी इतना ही थीटा है। तो मैं अगर PS2 और PS4, तो क्या हुआ PS2 और PS4, तो कोई सा भी ले लो, PS2 ले लो, चलो मैं PS2 ले लेता हूँ, और प्राइमरी फोर्स तो सबके लिए बराबर है, तो PS2 ले लिया मैंने। ठीक है, क्या ले लिया PS2, तो cos थीटा 2 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू, R मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब यहाँ से R मैक्स की वैल्यू आ जाएगी मतलब मैक्सिमम शियर फोर्स आ जाएगा, तो तब आप डिजाइन वाला कौन सा इक्वेशन लगाओगे, कौन सा लगाओगे कि टॉ मैक्सिमम शियर फोर्स के लिए क्या है शियर स्ट्रेस, तो टॉ मैक्सिमम कितना इंड्यूस हुआ और लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल। जो टॉ मैक्स इंड्यूस हुआ, जो टॉ मैक्स इसमें आया इस शियर फोर्स की वजह से, इस R मैक्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस इस रिविट में आया वो होना चाहिए लेस देन टॉ परमिसिबल। टॉ परमिसिबल क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, उससे कम होना चाहिए, मतलब ठीक है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द। तो टॉ मैक्स इंड्यूस कैसे निकलेगा, R मैक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 D स्क्वायर। D क्या है, डायमीटर ऑफ द शैंक,
ठीक है, लेस देन किससे होना चाहिए, टॉ परमिसिबल से। ठीक है, अब टॉ परमिसिबल कैसे निकालते हैं, आपको पता है टॉ परमिसिबल SYS डिवाइड बाई N। SYS क्या है, यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। N क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उस मटेरियल की कितनी यील्ड स्ट्रेस है, उस मटेरियल की शियर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उस मटेरियल की शियर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, उस और जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लेना होता है ले लेंगे तो परमिसिबल आ जाएगा कि इतना परमिसिबल होना चाहिए, और वो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी हमारा क्या है, सैंक का डायमीटर, कि फिर कितना हमको डायमीटर उसके हिसाब से रखना है, फिर उसी के हिसाब से हम सैंक का साइज रखेंगे, उसी के हिसाब से रिवेट का साइज रखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हमको उस मटेरियल का शियर यील्ड स्ट्रेस देखना पड़ेगा कि इसका शियर यील्ड स्ट्रेस इतना है, मतलब कि ये इतनी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, इतना ये झेल सकता है। फिर उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि और ज़्यादा सेफ्टी हमको मिले, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ अगर उसका 100 है, ठीक है, मतलब 100 मेगा पास्कल उसका शियर यील्ड स्ट्रेस है, और 100 से अगर ज़्यादा हो गया तो फेल तो होगा ही होगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या मान लिया, हमने 2 ले ली, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50। 50 हमारा क्या हो गया, 50 मेगा पास्कल टॉ परमिसिबल, मतलब 50 तो हम परमिसिबल हैं हमको, और वो ज़्यादा होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर हम डी निकालेंगे। समझ गए। फिर वैसे शियर यील्ड स्ट्रेस उसकी 100 है, पर हम उसको और कम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा भी उस 50 से थोड़ा 55 हो जाए, 60 हो जाए, तो मटेरियल पे कोई फर्क ना पड़े, वो फेल ना हो, वो रिविट फेल ना हो। ठीक है, 50-60 हो जाए, पर यील्ड स्ट्रेस उसकी 100 है, पर 50-60 भी हो जाए, हम अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसी को तो कहते हैं, उसकी और सेफ्टी कर ली हमने। तो वहाँ से हम सैंक का डायमीटर निकाल लेंगे। जब सैंक का डायमीटर निकल जाएगा, फिर हम उसी साइज का रिविट बनाएंगे और रखेंगे उस मटेरियल में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर ये जो डिज़ाइन है रिवेटेड जॉइंट का यहीं पर समाप्त करते हैं, और रिवेटेड जॉइंट का पूरा कोर्स ख़त्म हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, अगले लेक्चर में वेल्डेड जॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करा, जवाब देंगे। ठीक है।